हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले एक वीडियो इस चैनल से अपलोड किए गए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लें। आपको ऐसे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा टैक्सेशन का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर आप कंप्लीटली बिकम पार्ट 3 का क्लास करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है और यहाँ पे निःशुल्क बिना किसी फी के पूरा पार्ट 3 कोर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक ने शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इस चैनल के द्वारा जो भी सुविधाएं दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को उन्हें प्राप्त हो सके। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कर क्या होता है, कर के प्रकार, इनकम टैक्स क्या होता है। उससे आगे आज हम लोग बढ़ने वाले हैं। एक जानकारी आप लोगों को दे दूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो थ्योरी सेक्शन से भागते हैं, थ्योरी सेक्शन से डरते हैं, तो उनका मानना है जो मैं प्रैक्टिकल पढ़ के ही सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, मुझे तो थ्योरी एग्जाम में लिखना ही नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सूचना है और ध्यान से सुन लें। जो टैक्सेशन बहुत ही आसान सब्जेक्ट हो जाएगा यदि आप थ्योरी को कमांड कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा यह जो है लॉ है, पूरा का पूरा जो है थ्योरी है। बिना थ्योरी का आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बारीकी से थ्योरी को जानें, समझें और तब आपको प्रैक्टिकल बनाने का एक अलग मज़ा आएगा। मैं आशा के साथ यह और विश्वास के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिछले वीडियो से हम आगे। ठीक है, आज हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिस ऑफ चार्जिंग ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि आयकर लगाने का जो है आधार वो क्या है। तो सबसे पहला जो है आधार वो है आयकर। आय पर एक वार्षिक कर है। आयकर जो है आय पर, इनकम पर एक एनुअल टैक्स लगता है। ठीक है, आपने जो पूरे वर्ष में कमाया उस इनकम पर टैक्स आपको देना होगा साल में एक बार। दूसरा ऑप्शन है गत वर्ष की आय पर, यानी कि लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर जो है उसके इनकम पर नेक्स्ट ईयर में या करंट ईयर में उस वर्ष के लिए प्रस्तावित आयकर की दरों से कर लगता है। प्रत्येक साल आयकर का जो दर है, इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज होता रहता है। तो उस टाइम जो स्लैब होगा उसके आधार पर उस दर पे आपको टैक्स देना होगा। तीसरा है आयकर की दरें वित्त अधिनियम द्वारा प्रत्येक वर्ष निश्चित की जाती है। आयकर की दरें जो है चेंजेस होता रहता है। किनके द्वारा चेंज होता है? तो आयकर विभाग जो है, जो वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है? निश्चित किया जाता है। ठीक है, चौथा है आयकर अधिनियम की धारा 231 में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, आयकर अधिनियम की धारा 231 में वर्णित है जो प्रत्येक व्यक्ति पर कर लगाया जाता है। और व्यक्ति कैसा होना चाहिए ये तो पता होगा, अगर उनका कर योग्य इनकम है तभी ना कर देगा, नहीं तो नहीं देगा। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जो आयकर जो है, इनकम टैक्स जो है किसे देना होता है और कितनी राशि पर, किस प्रतिशत से। ठीक है, पांचवा है आयकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कम गणना की गई प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर आयकर लगाया जाता है। जो भी पर्सन होता है उसका जो टोटल इनकम होता है उस पे इनकम टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, छठा है आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयकर आय के स्रोत के स्थान पर काटा जाता है या अग्रिम रूप में चुकाया जाता है। ध्यान से सुनिए, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आयकर आय के स्रोत, आय के स्रोत, जिस स्रोत से आय आता है उसी स्थान पर काटा जाता है या अग्रिम रूप में चुकाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है आयकर लगाने की विधि। आयकर लगाने की विधि, ठीक है, करदाता की कुल कर योग्य आय, जो करदाता होंगे, करदाता का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके द्वारा कर चुकाया जाता है, उसे करदाता कहते हैं। करदाता की कुल कर योग्य आय की गणना उसकी निवासीय स्थिति के आधार पर, निवासीय स्थिति के आधार पर, निवासीय स्थिति जो है ये बहुत मायने रखता है। ठीक है ना, तो एक चैप्टर ही है निवासी और निवासी का, तो उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो निवासीय स्थिति पर निम्न 5 शीर्षकों में वर्गीकृत करके आय की गणना की जाती है, कर योग्य आय की गणना की जाती है। ठीक है ना, तो इनकम का जो है 5 ही सोर्स है। आय का जो है सोर्स कितना है? कुल
5 सोर्स है। पहला वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरीज। दूसरा है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। आपको पढ़ना होगा, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय। तीसरा जो हेड है वो है व्यापार अथवा पैसे के लाभ एवं प्राप्तियां, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ। और पांचवा है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 4 हेड में जितना इनकम कवर नहीं हो पाता है वो सब आता है अन्य साधनों से आय में। आपको अगर आप देखेंगे चैप्टर का नाम तो उसमें आपको मिल जाएगा वेतन से, मकान संपत्ति से, व्यापार अथवा पैसे के लाभ एवं प्राप्तियां, पूंजी लाभ, अन्य साधनों से। आपको ये पांचों के पांचों चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इनकम का यही 5 स्रोत हैं, ठीक है। चलो, एक करदाता की कुल कर योग्य आय था उसके द्वारा दे कर की गणना करने के लिए क्रमवार निम्न विधि अपनाई जाती है। एक करदाता की कुल कर योग्य आय, देखिए ध्यान से सुनिए, बार बार लिखा आ रहा है आपको कुल कर योग्य आय। जो वो कमा रहा है वो टोटल टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल इनकम आपको फाइंड करना होगा, निकालना होगा, क्योंकि बहुत सारे इनकम है जो 100% फ्री है, बहुत सारे इनकम है जो 100% टैक्सेबल है, बहुत सारे इनकम है जो पार्शियली टैक्सेबल है। तो आपको ध्यान में रखना होगा जो कौन सा इनकम है जो 100% टैक्सेबल है, टैक्स उस पर देना होगा, कौन पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। तो एक एक बातों को हम जानेंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ थ्योरी को ध्यान से सुनिए, थ्योरी को ध्यान से समझिए। थ्योरी मिस कर देंगे तो आप पूरा इनकम टैक्स को ही मिस कर देंगे, आप कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। तो एक करदाता की कुल कर योग्य आय तथा उसके द्वारा देय कर की गणना करने के लिए क्रमवार निम्न विधि अपनाई जाती है। चलिए देखते हैं पहला विधि क्या है। पहला है ऊपर वर्णित आय। ये जो 5 हेड मैंने अभी आपको बताया है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लेकर अन्य साधनों से आय तक, तो वही हुआ ऊपर वर्णित आय के प्रत्येक शीर्षक में आय को वर्गीकृत करके अलग अलग निकाला जाता है, जो आपको आगे प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जाएगा और आप फाइंड करेंगे, ठीक है। वर्गीकृत करके उसी शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों को घटाने के बाद शेष राशि उस शीर्षक की शुद्ध कर योग्य आय होगी। इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम फाइंड किया जाता है और उसमें जो डिडक्शन मिलता है, जो कटौती मिलता है, उस कटौती को हम घटा देंगे। यानी कि इनकम में से जो डिडक्शन मिलता है उस शीर्षक के अंतर्गत उसको हम माइनस कर देंगे, तब जो बैलेंस आएगा वो उस शीर्षक के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम होगा। तो ऐसे करते करते आप 5 हेड का जो है टैक्सेबल इनकम फाइंड कर लेंगे। फिर उस 5 हेड के इनकम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जिसे सकल कुल आय कहा जाता है। जैसे देखिए दूसरा, प्रत्येक शीर्षक की शुद्ध कर योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड के जो भी टैक्सेबल इनकम है उसको आप ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सकल कुल आय। फिर तीसरा देखिए पॉइंट क्या है, सकल कुल आय में से ग्रॉस टोटल इनकम में से उन कटौतियों को घटाने पर जो कुल आय की गणना करने के लिए अधिनियम की धाराएं 80C से 80U के अंतर्गत स्वीकृत है, उसको पहले क्या करेंगे, घटा लेंगे। सकल कुल आयोग में से ये जो कटौती मिला है 80C से 80U तक, उसको घटा देंगे, तब जो शेष राशि बचेगी वह क्या होगा, कुल आय। और इसी कुल आय पर टैक्स दिया जाता है जिसे कुल कर योग्य आय कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप जान गए होंगे जो टैक्स कैसे पे किया जाता है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा। वैसे जब लाइव सेशन होगा तो आप अपने एक एक डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। कल भी क्लास होगा, ठीक है। चलिए, आप इस पॉइंट को समझ गए कि नहीं समझ गए। सबसे पहले 5 हेड में जो टैक्सेबल इनकम होगा उसको निकाल लेंगे, फिर 5 हेड के इनकम को जोड़ लेंगे तो सकल कुल आय निकल जाएगा। फिर सकल कुल आय में से 80C से 80U तक का जो डिडक्शन है उसको लेस कर देंगे तो कुल कर योग्य आय मिल जाएगा, ठीक है ना। जब कुल कर योग्य आय निकल जाएगा तो उसके बाद कुल कर योग्य आय पर निर्धारित दरों से कर की गणना की जाती है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे जो ये जो निर्धारित दर है वो दर क्या है। तो कर निर्धारण वर्ष 21-22 कुल अब जो असेसमेंट ईयर है वो है 21-22। तो अब हम जानेंगे 21-22 में क्या स्लैब है, ठीक है ना। कोई चेंज नहीं हुआ है, 20-21 में कोई चेंजेस नहीं आया है टैक्स के स्लैब में, ठीक है। चलिए पहला देखिए, व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्तियों का समुदाय के लिए आयकर की दरें।
पहला है सामान्य दर। सामान्य दर क्या है? सामान्य दर। अब अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, लॉटरी, घुड़दौड़, वर्ग पहली आदि को छोड़कर। अभी जो मैं आपको टैक्स स्लैब बता रहा हूं उसमें से आप अल्पकालीन पूंजी लाभ को हटा दीजिए, दीर्घकालीन पूंजी लाभ को घटा दीजिए, लॉटरी, घुड़दौड़, वर्ग पहली इन सबको छोड़ दीजिए, तब जो आता है आय उस पर इस रेट से टैक्स लगेगा। सबसे पहले ये वरिष्ठ नागरिक के लिए। अब वरिष्ठ नागरिक होते कौन है? पहला है जो भारत में निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष में 60 वर्ष या अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम। रेसिडेंस होना चाहिए वो इंडियन, भारत में निवास करते हो और उनका उम्र जो है ना वो 60 से लेकर 80 के बीच का होना चाहिए। उन्हें वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, नहीं सीनियर सिटीजन। वरिष्ठ नागरिक 60 से 80 वर्ष के लोगों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो सीनियर सिटीजन को जो उनका जो इनकम होगा ना, तो अगर उनका इनकम 3 लाख तक है, उनका जो इनकम है वो 3 लाख तक है, तो उनको कुछ भी टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा, शून्य, क्योंकि 3 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। अगर 60 से 80 वर्ष के उम्र के कोई व्यक्ति हैं और उनका इनकम 2 लाख है, उनको टैक्स नहीं देना होगा। उनका इनकम 3 लाख है, उनके द्वारा भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। जो कोई व्यक्ति जो 60 और 80 के बीच के हो और उनका इनकम 3 लाख तक है, 3 लाख से नीचे है, उनका टोटल इनकम जो है वो टैक्स फ्री है, उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख तक टैक्स फ्री है 60 से 80 वर्ष के लिए। ये एज ग्रुप आप ध्यान रखिए क्योंकि प्रत्येक एज ग्रुप के लिए अलग अलग है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 2 लाख। नेक्स्ट 2 लाख का मतलब होता है जो 5 लाख तक। कहां से कहां तक? 3 लाख 1 से 3 लाख 1 रुपया से 5 लाख तक, यानी कि 3 लाख आप हटा दीजिए, फिर जो बैलेंस बचता है उसमें मैक्सिमम 2 लाख 5%। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं बता देता हूं, एक एग्जांपल लेकर भी आप क्लियरली समझ जाएंगे। नेक्स्ट 2 लाख 5%, और ये जो 2 लाख हो गया ना, उसके बाद 5 लाख तक, अगले 5 लाख तक 20%, और उसके बाद यानी कि 10 लाख जैसे ही कंप्लीट हो गया, 3 2 5 5 10, उसके बाद के जितने भी उनका इनकम होगा उस पर 30% के दर से, ठीक है। दूसरा देखिए, अति वरिष्ठ नागरिक, ये सुपर सीनियर सिटीजन हो गए, इनका उम्र जो है 80 प्लस हो गया, ये 80 वर्ष से लेकर ऊपर जितना भी उम्र का हो, ये उन्हें कहा जाता है अति वरिष्ठ नागरिक। इनका जो प्रथम 5 लाख जो इनकम है ना, उन पे शून्य टैक्स लगता है, 5 लाख तक टैक्स फ्री है इनका, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 लाख 20%, और शेष जो भी इनकम होगा वो 30%। तो मैक्सिमम जो है वो टैक्स का स्लैब वो 30% है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंडिविजुअल, जो सामान्य व्यक्ति है, इंडिविजुअल पर्सन है, जो 60 के बिलो हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हिंदू अविभाजित परिवार हो या व्यक्तियों का समूह हो, ठीक है ना। उनका जो है प्रथम 2.5 लाख जो है ना वो टैक्स फ्री है। जो 60 से नीचे के कोई भी महिला पुरुष हो उनका 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है। फिर नेक्स्ट जो 2.5 लाख होगा उस पर 5%, फिर नेक्स्ट जो 5 लाख होगा वो होगा 20%, और जो रेस्ट इनकम है उस पर 30%। मैं एक ग्राफ के, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको यह समझाना चाहूँगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति, इसी डायग्राम से आप नेक्स्ट सभी को समझ जाएंगे, ठीक है ना। एक व्यक्ति जिसका इनकम है 15 लाख रुपए, एक व्यक्ति जिनका इनकम कितना है 15 लाख रुपए। सपोज कीजिए जो एक पर्सन है जिसका इनकम है 15 लाख, ठीक है ना। इसको आप डिवाइड कीजिए, चलिए मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। एक इनकम जो फर्स्ट है वो है 2,50,000, 2,50,000। तो 2,50,000 पे इनको कितना टैक्स देना होगा? 0। 2,50,000 तक फ्री है, तो 15 लाख में से आप 2.5 लाख को लेस कीजिए, हो गया। फिर आप 2.5 लाख 1 से, यानी कि 2,50,000 1 रुपया से 5 लाख तक, यानी कि नेक्स्ट फिर 2.5 लाख। तो देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस 15 लाख में से 2.5 लाख तो निकाल दीजिए, कितना बच गया? 12.5 लाख बचा है ना। तो 12.5 लाख में से आप 2,50,000 लिखिए, कितना? 2,50,000। इस पे किस परसेंट से लगेगा टैक्स?
5%। कितना परसेंट? 5%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगले 2.5 लाख पर 5% है। तो 15 लाख में से कितना आपने वापस कर लिया, निकाल लिया? 5 लाख। अब जो अगला जो रेट है वो 5 लाख है। कितना है? 5 लाख है। अगला जो है वो 5 लाख है। ठीक है, इस पे लगता है 20% की दर से, 10% नहीं है। तो अब अमाउंट कितना बच गया? 2.5 लाख, 2.5 लाख 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख 5 लाख और 5 लाख 10 लाख, 10 लाख हो गया कंप्लीट। अब जो ये है कितना बच गया? 2.5, 2.5, 5, 5, 10, तो 15 में से 10 तो निकल गया। कितना बच गया? अब जो 5 लाख बचे या 50,000 बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 30% के रेट से टैक्स लगेगा। यहाँ पे अगर 2 लाख ही बचता तो 2 लाख पे 50 करोड़ बच जाता तो 50 करोड़ पे टैक्स देना होता 30% के रेट से। यहाँ पे 0, ये कितना हो जाएगा? 12,500, ये हो जाएगा 12,500, ये हो जाएगा कितना? 1 लाख, नहीं ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये हो जाएगा कितना? 5 लाख का 30%, 1,50,000, 1,50,000, तो 1,50,000, 1 लाख, 2.5 लाख और 12, तो यानी कि 1,62,500 टोटल इनको टैक्स देना होगा। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आप किसी भी एज ग्रुप के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि एक एग्जांपल लेकर, किसी भी पर्सन का इनकम जो है ना वो 12 लाख रुपया है। कितना है? 12 लाख रुपया है किसी व्यक्ति का। तो इसको आप ऐसे कीजिए, 4 प्रकार होता है ना, आप 4 प्रकार निकाल लीजिए। 2.5 लाख रुपया सबसे पहले, क्योंकि इतना तक फ्री है। फिर ये 2.5 लाख रुपए इसके बीच में, अगर मान के चलिए कोई किसी का इनकम सिर्फ 50,000 ही है, 50,000 ही अब बचा। यहाँ पे 3 लाख था तो 50,000 फ्री बच गया, 50,000, तो यहाँ 50,000 लिखते और 50,000 पर 5%। लेकिन यहाँ पे तो अमाउंट पूरा ले सकते हैं, तो 2.5 लाख ले लीजिए, तो 5 लाख हो गया। फिर यहाँ पे आप 5 लाख तक लिख सकते हैं। अगर बचा ही है 1 लाख तब तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, 1 लाख ही लिखिएगा। और जो अब रेस्ट बचा 2.5, 5, 5, 10, तो कितना बच गया? 2 लाख ना, तो 2 लाख यहाँ पे लिखिए। तो इसका 12,500 हो जाएगा 5% दर से, इसका 1 लाख हो जाएगा 20% दर से, और इसका हो जाएगा 60,000 30% की दर से। तो 1,60,000 और 12, तो ऐसे करके आप फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगर आपको एक एग्जाम्पल और लेकर मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल और लेकर अगर मैं बता दूं, तो आप ले लीजिए अब कितना? 3,60,000, 3,60,000। ठीक है, इसको आप डिवाइड कीजिए 4 प्रकार में। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 0 बच गया कितना? यहाँ पे हम मैक्सिमम 2.5 लाख ले सकते हैं, लेकिन उतना तो है ही नहीं अमाउंट। कितना बच गया? 1,10,000 ना, तो 1,10,000 बस खत्म। उसका 5% निकाल लीजिएगा, जो है उतना ही टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार से आप कुल कर योग आय पे टैक्स का निर्धारण करेंगे। अगर आपको डाउट होता है किसी भी प्रकार का, कोई भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट आप नहीं समझे, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में, मैं उन्हें वहाँ पे भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट दरें को जानते हैं। विशिष्ट दरें, निम्न विशिष्ट आयों पर निर्धारित दर से आय की गणना की जाती है। पहला, अल्पकालीन पूंजी लाभ पर 15%, दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20%, सूचीकृत अंशों की लागत को बिना सूचकांकित किए लाभों की गणना पर 10%, और 3 ए जो है धारा 112A के अंतर्गत दीर्घकालीन पूंजी लाभ 10%। ठीक है, लॉटरी, घुड़दौड़, वर्ग पहली आदि पर फिक्स है 30%। कोई भी जुआ से आप जीतेंगे, जैसे KBC है, ड्रीम 11 है, इस सब पे 30% की दर से फिक्स है रेट लगेगा कर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं अधिभार क्या होता है, सरचार्जेस क्या होता है। यह जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरचार्जेस को नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सरचार्ज को जानते हैं। इसका 4 प्रकार है। पहला है एक व्यक्ति की दशा में जिसकी कुल आय 50 लाख से अधिक किंतु 1 करोड़ से कम, यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर उनका आय है तो 10% लगेगा। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25%। अगर 5 करोड़ से ऊपर चला गया, जिसकी कुल आय 5 करोड़ से अधिक है, 37%। अब सरचार्जेस को क्या किया जाता है ये समझिए। सरचार्जेस को क्या किया जाता है तो जोड़ा जाता है। सरचार्जेस को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। एक व्यक्ति का जो टैक्सेबल इनकम होता है, टैक्सेबल जो इनकम होता है वो जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो 50 लाख से 1 करोड़ हुआ तो 10%,
1 करोड़ से 2 करोड़ हुआ तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और अगर 5 करोड़ से अधिक आय है किसी व्यक्ति का तो 37% की दर से अधिभार लगेगा। अधिभार को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ध्यान से सुनिए एक एक बातों को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी आप रेट में इधर उधर कर देंगे तो मामला खत्म हो जाएगा वहीं पे, इसलिए आप ध्यान से एक एक बातों को समझिए। चलिए अब हम बात करते हैं सीमांत राहत का। सीमांत राहत होता है मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। तो पहला जो रिलीफ है, यदि कुल आय 50 लाख से अधिक परंतु 1 करोड़ से अधिक नहीं, यानी कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो कर की राशि अधिभार सहित 50 लाख रुपया से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी। दूसरा है, यदि कुल आय 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक परंतु 2 करोड़ से अधिक नहीं है, तो कर की राशि अधिभार सहित 1 करोड़ रुपया से अधिक आय की राशि पर इस आय से अधिक नहीं होगी। तीसरा है 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से अधिक, ठीक है। तो ये सीमांत राहत है, इसको लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो चौथा है वो है स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए इसका रेट फिक्स है 4%, ठीक है ना। आयकर एवं अधिभार की राशि पर 4% लगता है। जो कुल आय पर निर्धारित दर से जो आयकर हुआ वो उसमें जोड़ देंगे अधिभार, यदि दे है तो, नहीं है तो जो 10%, 15%, 25% जो भी अप्लीकेबल हो उसमें फिर ऐड कर देंगे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4%। ये जो सम निकलेगा ये होगा टोटल दे कर, टैक्स पेबल निकलेगा ये, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को जानेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानेंगे। तो आप लोग जो समझे बहुत बढ़िया, एक दो बार देखेंगे तो समझ ही जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूछिए, वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं तो लाइव में आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन आपको समझना है, एक एक बातों को रटना किसी बातों को नहीं है। तो ध्यान से आप देखिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहला हमें जानना है आय, इनकम क्या होता है, क्योंकि आयकर जो है आय पर ही लगाया जाता है, तो हमें आय को जानना बहुत ही जरूरी है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 व 3 के प्रमुख शब्दों की परिभाषा दी गई है। जिन शब्दों का प्रयोग इस अधिनियम में किया गया है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित है, ठीक है ना। आयकर अधिनियम कब बना, 1961 ईस्वी, ठीक है ना। सबसे पहला है आय। तो आयकर अधिनियम में इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी, इस शब्द का मतलब आय का कोई परिभाषा नहीं दिया गया, केवल यह दिया गया है कि आय में क्या क्या सम्मिलित है। तो आय में जो जो शामिल होगा उसको हम बताने जा रहे हैं। पहला लाभ, दूसरा लाभांश, तीसरा पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित हुई ट्रस्ट अथवा संस्था, वैज्ञानिक शोध संघ, खेलकूद संघ, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान या निर्वाचन ट्रस्ट को स्वेच्छा से प्राप्त चंदा से आय। बहुत सारे राजनीतिक पार्टी भी होता है जो चंदा लेता है, तो कोई भी संस्था जिन्हें चंदा मिलता है उनसे जो आय होता है वो आय के दृष्टिकोण से आता है। चौथा है कर्मचारी को प्राप्त अनुलाभ, परक्यूजिट्स। अनुलाभ जो होता है पढ़ेंगे आप वेतन शीर्षक में। अनुलाभ क्या होता है, वेतन के बदले मिले हुए लाभ, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। पांचवा है कोई विशेष भत्ता अथवा लाभ जो करदाता को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकार किए गए हों। छठा है करदाता को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए अपने निजी व्ययों की पूर्ति के लिए अथवा जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त क्षतिपूरक भत्ता। प्रतिनिधि करदाता को प्राप्त कोई लाभ या अनुलाभ का मूल्य, वह धन जो व्यापार अथवा पैसे शीर्षक में कर योग्य है। पूंजी लाभ, एक पारस्परिक बीमा कंपनी या सहकारी समिति के बीमा के व्यवसाय के लाभ, या लॉटरी, क्रॉसवर्ड पहेली, घुड़दौड़ आदि के इनाम, ताश या अन्य खेलों में जीतते अथवा जुए या शर्त से आए। तो इन सबों को प्रोविडेंट फंड, कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि, किसी सहकारी समिति, बैंक के व्यापार, अंशों जारी करने पर प्रतिफल, इन सब को आय में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो इनकम के अंतर्गत
शामिल होते हैं, ठीक है। तो आपको आगे है करदाता को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकारी निकाय या एजेंसी से सहायता के रूप में जो मिलता है, अनुदान या रोकर में प्रोत्साहन या शुल्क वापसी, शुल्क में छूट या प्रतिपूर्ति किसी व्यक्ति को 1/4/17 या उसके पश्चात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को बिना प्रतिफल या अपूर्ण प्रतिफल प्राप्त राशि या संपत्ति का मूल्य आय में शामिल किया जाएगा। तो ये सब इनका इनकम में शामिल किया जाता है, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसके सेवा में परिवर्तन के कारण जो क्षतिपूर्ति किया जाता है, ये सब इनकम में आता है। तो इनकम इस प्रकार से आप निकालेंगे। और भी कुछ डेफिनेशन है जिसका हम कल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें, आप नोट्स के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।